बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय शहर दिल्ली में जैन जी का एहतजाज रंग ले आया है। खबर आ रही है कि भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। इंतहाई अच्छी खबर, बड़ी खबर वहां के अवाम के लिए, जैन जी के लिए, जिस पर एहतजाज किया जा रहा था। पेपर लीक से शुरू होने वाली ये तहरीक और आखिरकार जो वजारत है उसका इस्तीफा सामने आया है। यही मुतालबा वहां पर जैन जी की जानिब से एहतजाज में किया जा रहा था। मुतालबे दो थे, या तो मोदी सरकार पूरी की पूरी जाए, मोदी इस्तीफा दे, या फिर कम से कम वजीर तालीम यहां पर इस्तीफा दे तो ही बात बनेगी। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैन जी और सोशल मीडिया, इसकी ताकत को आज के दौर में हम रद्द नहीं कर सकते। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमने बांग्लादेश में हालात देखे हैं, और बांग्लादेश में वहाँ तो पूरी गवर्नमेंट ही गिर गई थी, और इसी तरीके से अब इंडिया में जिस तरीके से एक सोशल मीडिया से ये स्टार्ट हुई, और जिस तरीके से इसको सपोर्ट मिली स्टूडेंट्स के दरमियान में, और फिर हमने ये भी देखा वालिदैन भी इसमें शामिल हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हुई, और जिसकी वजह से इनको बहुत स्ट्रेंथ मिली। और सबसे दुनिया अब यही देखी जा रही कि इंडिया के अंदर 25 मिलियन फॉलोअर्स इनकी सोशल मीडिया में है, तो बीजेपी भी इनसे पीछे रह गई थी। और देखा ये भी जा रहा था कि जो दे एमर्ज एज ए पॉलिटिकल और रेपुटेशनल थ्रेट, तो जिस तरह डेवलपमेंट हो रहे थे, और लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये लोग जो हैं ये एक इलेक्टोरल थ्रेट भी होंगे बीजेपी के लिए। तो दैट्स वाई फिर मोदी साहब का हमने एक वो क्लिप भी देखा, जो बड़े सहमे हुए, डरे हुए बात कर रहे थे कि मैं इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। उस पर भी लोग नहीं माने। उन्होंने डिमांड ये दी थी कि ये मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है ये डिजाइन कर, एंड फाइनली ही हैज रिजाइन। इसका मतलब है कि एक स्टेज सेट हुआ है इंडिया के अंदर, जनरेशन जी हैज एमर्ज इन इंडिया। और अभी आप देखेंगे कि फ्यूचर में जो इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, खास तौर पे क्योंकि इनको उन्होंने एक स्टेज सेट कर लिया है। सो मेरे ख्याल में इट इज अ रियल थ्रेट, क्योंकि आप देखें कि इन सब का हमने फोकस देखा है, देर बाद से फोकस मोदी जी पे फोकस था, और जिस तरीके से हमने स्लोगन्स देखे, नारे देखे जो मोदी के अगेंस्ट इंसल्टिंग नारे थे। सो मेरा ख्याल में बिल्कुल एक थ्रेट अभी एमर्ज कर चुकी है। और बीजेपी वैसे भी आप देखें इलेक्शन तो लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली नहीं, मुश्किल से अभी भी 240 सीटें जीती थी, लेकिन ये दो रीजनल पार्टीज की वजह से वो हुकूमत में है, तो उनमें से एक भी पार्टी हटती तो ये गिर सकती थी। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट यू, एग्जैक्टली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है, अब अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो डेफिनेटली जो मोदी सरकार है उसके लिए बड़ा थ्रेटनिंग है ये सारा माहौल, जिस तरह से क्रिएट हुआ, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको डंडों से मारा गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो जो मुतालबात थे उससे पीछे हटते हुए नजर नहीं आए, बल्कि वो एहतजाज इतना बड़ा होता चला गया कि एक स्टेट से शुरू होने वाला, एक सोशल मीडिया से शुरू होने वाला एहतजाज फिर पूरे भारत को लपेट में लेता हुआ हमें नजर आया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इनको स्ट्रेंथ भी मिली, और जिस मुद्दे को लेके ये चले थे, जिस ह्यूमिलिएशन या रिमार्क्स कमेंट्स दिए थे चीफ जस्टिस ने, इनको पैरासाइट कहा, इनको कॉकरोच कहा, तो वो जो अभिजीत दीपिका है जो यूएसए के ग्रेजुएट हैं, तो उसने कहा कि ये तो बहुत डिसग्रेस है, और फिर आके उन्होंने इंडिया में आके ये बात छेड़ी। उसके बाद से बहुत सारे इकरार से बहुत सारे यंगस्टर्स थे वो इनके साथ मिल गए थे। और वैसे भी इंडिया में देखें देयर आर ऑलमोस्ट 40% जो ग्रेजुएट्स हैं अंडर 25 साल की उम्र के हैं, जिनको जॉब भी नहीं है, तो बहुत सारे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन भी मिल गए, पोलिटिकल पार्टीज भी मिल गए, और जिस तरह उन्होंने ये नारा भी लगाया था अभिजीत ने कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर, और ये सारे इकट्ठे हो गए। सो नाउ दे हैव emerged as a threat to जो द सो कॉल्ड पॉलिटिकल ये। और इसमें एक अच्छी चीज हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व को भी शिकस्त हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलके कर रहे हैं, और मोदी जी को भी जो उनकी क्रेडिबिलिटी, जो विश्व गुरु तो पता नहीं क्या कुछ था, वो भी धड़म से गिर गई है।
सही। अच्छा मसूद साहब, ये भी बताइएगा कि अब चूंकि जाहिर है ये थ्रेटनिंग तो है, ओवरऑल सिचुएशन आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मोदी सरकार के लिए ये कितनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि ये तो एक मसला है, इसके अलावा दीगर बड़े सारे इशूज़ हैं जहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि वहाँ के अवाम आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। ख़ास तौर पर हम बात कर लें मिनॉरिटीज़ के हवाले से, जो वहाँ पर उनको हकूक़ नहीं दी जाते, हक़ खुद इरादियत उनसे छीना जाता है। सो ये सारे मामलात अगर इस पर भी इसी तरह से एहतजाज होते रहे, सो नियर फ्यूचर में हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोदी सरकार किसी वक्त भी जा सकती है। बिल्कुल, देखें कि बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट को समझा जाता था इंटॉलरेबल गवर्नमेंट है, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, अपने अपोनेंट्स को एलिमिनेट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जिस तरह स्ट्रेंथ जो थी, और दिल्ली के बाहर जो कहते हैं कि रिसेंट फ्यूचर में इतनी बड़ी उन्होंने गैदरिंग या रैलीज नहीं देखी जो काकरोच जनता पार्टी के लोगों ने, यंगस्टर्स ने की थी। तो उससे मेरा ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। अब ये लहर स्टार्ट हुई है। हमने लद्दाख में सोनम वांगचुक को भी देखा, और इसके बाद अक्रॉस इंडिया ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और जिस तरह के, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज दिल्ली। तो एक रियल थ्रेट जिस तरह मैंने कहा एमर्ज हो गई है, और फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसमें फिर एक यूनिटी भी आ गई है। मुसलमान भी है, सिख भी हैं, दलित भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और जिस तरह के उन्होंने एक दूसरे को लुक आफ्टर के मसाजिद में लोगों को अकोमोडेट किया गया, सिखों के गुरुद्वारों में ये लोग जाके बैठे हैं। तो मेरा बहुत ये एक किस्म की एक भाईचारा का माहौल भी क्रिएट हुआ है, इससे बड़ी सेटबैक है एज फार एज दी बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट इज कंसर्न। सही है। अच्छा ये भी मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह से ये भारत के अंदर ये सारे मामलात हैं, ये सबके सामने हैं, इसके अलावा अभी कश्मीर के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ पर भी दोबारा से इन्होंने हथकंडे अपने इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनली भी बात करें तो भारत के लिए तो मुख्तलिफ तौर पर आवाज़ें उठती हुई नजर आती हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, यहाँ तक कि कभी अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि रॉयटर्स की खबर सामने आ रही है। लेकिन जो भारत है उसके ऊपर सैंक्शंस उस तरह से क्यों नहीं लग पाती? चाहे हम ट्रेड के हवाले से बात कर लें, कोई किसी किस्म का ट्रीटी हो, जबकि अभी जो इजराइल वाला मामला रहा वो सबके सामने रहा, जंग में जो किरदार रहा भारत का वो सबके सामने रहा। सो आप इसकी वजह क्या समझते हैं? देखो, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, या चाहे वो यूरोप के ममालिक हो उनका इंटरेस्ट है, अमेरिका है या बहुत बाकी ममालिक हैं उनका भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, और दैट्स वाई ये एक बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से वो अपना वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन बास ममालिक ऐसे हैं, इवन हमने अमेरिका के केस में आपने देखा है, निखिल गुप्ता जो पकड़ा गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, तो उस पर उन्होंने अभी देखा ना जिस तरीके से उनको ट्रायल उनका हो रहा है, और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े भी गए, तो उस पर कंप्रोमाइज तो अमेरिका ने भी नहीं किया। कनाडा में हमने देखा था, वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, तो सिलेक्टिव चीज़ों में ये कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम देखते हैं तो ये चीज़ें इग्नोर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है वेस्टर्न का जो वर्ल्ड के, लेकिन बट एट द सेम टाइम ये है कि ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक स्टिल हम कह सकते हैं कि हमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या हमें इनको एक्सपोज करते रहना चाहिए, जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं इसको इंडिया को एक्सपोज करें। एग्जैक्टली ठीक है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इंतहाई बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। पड़ोस से बताया जा रहा है कि भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है।